हेलो बच्चों, रिफ्रैक्शन लाइट पर आज ये मेरा सेकंड लेक्चर है। हम लोगों ने रिफ्रैक्शन लाइट के बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोग रिफ्रैक्शन लाइट के एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। रिफ्रैक्शन लाइट के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं और उन बहुत सारे एग्जांपल में से एक एग्जांपल है रियल एंड अपरेंट डेप्थ। तो वो आज पढ़ते हैं। आज हम लोग रियल डेप्थ और अपरेंट डेप्थ पढ़ेंगे और उस पर बेस कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे। तो बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, सिंपल सा डेरिवेशन है जो हम लोग करने वाले हैं। ये बड़ा कॉमन एक्सपीरियंस है। आपने देखा होगा कि कभी भी आप एक ग्लास पानी में एक पेन या पेंसिल को अगर डुबो दीजिए तो आप देखेंगे कि पेन या पेंसिल की जो डेप्थ है वो उसकी एक्चुअल डेप्थ से कम दिखाई देती है। ये रिफ्रैक्शन लाइट की वजह से भी होता है। या कभी कोई स्विमिंग पूल हो और अगर उसमें साफ पानी भरा हो तो आप देखोगे कि उसका जो बॉटम है वो थोड़ा ऊपर दिखता है, थोड़ा सैलो दिखता है। लेकिन अगर उसमें जब कोई आदमी उतरता है तो उसको उस स्विमिंग पूल की जो गहराई है उसकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा निकलती है। ये एक कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिफ्रैक्शन लाइट है। तो हम लोग रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ के बारे में पढ़ते हैं। पर सामान्य तौर पर हम लोग जानते हैं कि जो अपरेंट डेप्थ होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो रियल डेप्थ से कम दिखती है, पर ऐसा कोई हमेशा जरूरी नहीं है। हम लोग अक्सर ऑब्जर्वर एयर में होते हैं और ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो डेंसर मीडियम में होते हैं, इस वजह से अपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से कम दिखती है। पर अगर मान लो कोई ऑब्जर्वर जो है वो डेंसर मीडियम में हो और वो रेयर मीडियम की किसी चीज को देखें तो अपरेंट डेप्थ रियल डेप्थ से ज्यादा भी मिल सकती है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं रियल डेप्थ एंड अपरेंट डेप्थ। प्लीज देखिए, स्टार्ट करते हैं हम लोग रियल एंड अपरेंट डेप्थ। रियल एंड अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ और इनमें रिलेशन निकालते। एक छोटा सा डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं, देख लीजिए। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो किसी डेंसर मीडियम में रखा हुआ है। ओ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये रखा हुआ है किसी भी डेंसर मीडियम में, जैसे कि पानी में रखा हुआ है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है ओ, ठीक है। और ये वाटर है, मान लीजिए मान लेते हैं कि डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। और ये रेयर मीडियम है, ये एक रेयर मीडियम है, मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है। ओ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ये रे ऑफ लाइट जो है वो सीधी जाती है और अनरिफ्लेक्टेड निकल जाती है। इसमें कोई सरप्राइज वाली बात नहीं, सबने सुना होगा, आई एम श्योर आपने सबने सुना होगा। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर किसी भी सरफेस पर नॉर्मल इंसिडेंट होती है तो वो अनरिफ्लेक्टेड अनडेविएटेड निकल जाती है। और एक रे ऑफ लाइट हम लोग और ले लेते हैं। ये रे ऑफ लाइट मान लीजिए ऐसे है, ऑब्जेक्ट से, ठीक है, इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई। तो इस पॉइंट पर जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी तो यहां पर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होगा। ये रे ऑफ लाइट जो है मान लीजिए जैसे आ रही है, डेंसर से रेयर में जा रही है। सबने सुना है कोई भी रे ऑफ लाइट जब किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो वो डिफ्लेक्ट होती है अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अगर मान लीजिए मीडियम चेंज नहीं होता और तो ये रे ऑफ लाइट जो है वो सीधी निकल जाती है अनरिफ्लेक्टेड, और मीडियम चेंज हो रहा है और रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है, इसलिए वो डिफ्लेक्ट होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे डिफ्लेक्ट होगी। और यहां पर अगर कोई ऑब्जर्वर होगा तो उसको ये अपीयर होगा कि जो रे ऑफ लाइट है वो इस पॉइंट से आ रही है। तो ये पॉइंट जो है यहां पर उसको दिखेगी, यहां दिखाई देगी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट की वास्तविक डेप्थ है, रियल डेप्थ, जिसको हम डी बोलते हैं। और ये यहां पर इस पॉइंट पर अपीयर हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि ये अपरेंट डेप्थ डी होगा, डी डैश होगा। डी डैश मतलब अपरेंट डेप्थ और डी मतलब रियल डेप्थ। तो सिंपल सी बात है। और देखिए ध्यान से, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है तो डेफिनेटली ये जो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। और ये रिफ्रैक्टेड है और नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड है और नॉर्मल के बीच एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अगर ये एंगल आई है तो देखिए ये एंगल भी आई होगा, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। और अगर ये एंगल आर है तो ये भी एंगल आर होगा, जिसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग। इस पॉइंट को हम लोग कोई नाम दे देते हैं, से ए बोल देते हैं इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं मान लीजिए एन, ठीक। तो बड़ा सिंपल सा डायग्राम है, मैं फिर से बता दे रहा हूं बहुत ही सिंपल से। ओ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो एक डेंसर मीडियम N2 में डी डेप्थ पर है और लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से ये आई पॉइंट पर अपीयर हो रहा है। तो उसकी रियल डेप्थ डी है और अपरेंट डेप्थ D1 है। रेयर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स N1 है।
प्लीज बनाइए डायग्राम। तो इसके बारे में आपको लिखना तो लिख सकते हो। देखिए, कंसिडर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, कंसिडर ए पॉइंट ऑब्जेक्ट O at depth B, at depth B in a denser medium of, in a denser medium of refractive index N2. Due to reflection of light, due to reflection of light, it appears at point I. इससे ज्यादा हमको डिस्क्राइब करना नहीं है डेरिवेशन की रहती है, लेकिन हाँ एग्जाम में आएगा तो आपको कम से कम इतना लिखना पड़ेगा। मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रहा हूं बेटा कि आप नोट्स भी लिखते जाइए कि अगर आपको सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में या किसी दूसरे बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर आपको आता है डेरिवेशन तो ये आप इस तरह से लिख रहे हैं। हमने लिखा अप्लाइंग और अकॉर्डिंग टू, जो भी हम लिखे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ हम लोग जानते हैं। आप लिख सकते हो N221, N221 इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि लाइट ट्रेवल कर दिए मीडियम 2 से मीडियम 1 में। जब आप N21 लिखते हैं, सब लोग जानते हैं इसमें दो बातें लिखी हुई हैं। इसमें एक इंफॉर्मेशन है कि लाइट ट्रेवल करिए मीडियम 2 से मीडियम 1 में, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम 1 है तो रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। इसको आप N1/N2 भी लिख सकते हैं, और स्नेल लॉ के हिसाब से होगा ये sin I अपॉन sin R। अब हमको sin I और sin R की वैल्यू के लिए आप देख सकते हैं हमको एक ट्राइंगल मिलेंगे, दो ट्राइंगल। एक ट्राइंगल हमारे पास है ट्राइंगल AON, और इस ट्राइंगल में आप देखोगे आप इन ट्राइंगल AON आप लिख सकते हो sin R इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी कि AN अपॉन हाइपोटेन्यूज OA। उसी तरह से एक और ट्राइंगल यहां पे दिख रहा है ट्राइंगल AIN, जिसमें आप लिख सकते हो sin R इक्वल टू परपेंडिकुलर AN अपॉन हाइपोटेन्यूज IA। राइट, तो हम लोग इन ट्राइंगल वगैरह सब लिख के डेरिवेशन की लेंथ हमको नहीं बढ़ाना है, हम डायरेक्ट लिखते हैं कि भैया sin I की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर AN अपॉन हाइपोटेन्यूज OA, और sin R की वैल्यू होगी परपेंडिकुलर AN अपॉन हाइपोटेन्यूज IA। AN से A कट जाएगा और आपको मिलेगा यहां पर IA इज इक्वल टू IA डिवाइडेड बाय OA। राइट, तो हमको फिलहाल ये मिल गया है N1। अगर हम उसको इन्वर्ट करते हैं, देखिए फिलहाल तो हमारे को मिल गया है N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू IA अपॉन OA। ठीक है, और आप चाहो तो लिख सकते हो N2 अपॉन N1 इन्वर्ट कर दिया अपन ने, तो ये भी इन्वर्ट हो जाएगा डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये हो गया OA अपॉन I। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब आप देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, बहुत से बच्चे लोग जानते भी हैं, आप देखिए ध्यान से इस पॉइंट को देखिए भाई। मान लीजिए कि ये पॉइंट जो है इस तरह से देखिए, ये पॉइंट जो है जो ऐसा, ये पॉइंट मान लीजिए कि ये पॉइंट O है। तो देखिए आपको लिखना नहीं, बनाना नहीं बेटा, सब देखिए ये पॉइंट N है और ये पॉइंट मान लीजिए A है। इस डायग्राम में अगर मैं आपसे ये कहूं कि OA और ON इक्वल है तो ये तो गलत होगा, क्योंकि साफ दिख रहा है कि OA की लेंथ ON से ज्यादा है। और आप देखेंगे कि अगर पॉइंट A थोड़ा यहां पर आ जाए, थोड़े पास में आ जाए, तो OA की लेंथ जो है वो घटते जाती है। अगर मान लीजिए पॉइंट A यहां होता तो आप देख सकते हैं कि OA की लेंथ थोड़ी कम हो गई है, यहां आएगा तो और कम हो जाएगी। तो अगर ये पॉइंट A पॉइंट N के काफी क्लोज हो, अगर ऐसा हो, यहां ना हो बेटा, अगर दूर होगा तो डेफिनेटली OA की लेंथ जो है ON से ज्यादा है, क्लियरली। पर अगर पॉइंट A पॉइंट N के काफी क्लोज हो तो उस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि OA अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ON होगा। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग यहां पर यूज करने वाले हैं। तो मुझे देखना बेटा, देखिए लिखते हैं इफ पॉइंट
A, if point A is very close to point N, very close to point N, then आप लिख सकते हैं OA is approximately equal to ON होगा, और ON जो है वो D के इक्वल है। D मतलब सब लोग जानते हैं ये रियल डेप्थ के इक्वल है बेटा। इसी तरह से हम लिख सकते हैं एंड IA is approximately equal to होगा IN, जो कि एपरेंट डेप्थ D के इक्वल है। AD मतलब एपरेंट डेप्थ। तो इन दोनों वैल्यूज को हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। हम लिखा पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमको मिलेगा N2 अपॉन N1 इज इक्वल टू D अपॉन D डैश। ये फॉर्मूला डिराइव हो गया, ठीक है। हमको ये फॉर्मूला डिराइव करना है। अब आगे सुनिए आप ध्यान से। सामान्य तौर पर जो फर्स्ट मीडियम होता है, जो रेयर मीडियम जिसमें ऑब्जर्वर है, वो एयर होता है, और इसलिए हम बोले कि इफ द फर्स्ट मीडियम इज एयर, फर्स्ट मीडियम मतलब मीडियम ऑफ द ऑब्जर्वर, इफ द फर्स्ट मीडियम इज एयर। हमने पहले मीडियम को, हमने ऑब्जर्वर के मीडियम को 1 माना है और ऑब्जेक्ट को सेकेंड मीडियम में रखा हुआ है। इफ द फर्स्ट मीडियम इज एयर, देन N1 इक्वल टू 1 एंड N2 इक्वल टू N लिख सकते हैं हम लोग। सो आप लिखोगे इस जगह N अपॉन 1 इज इक्वल टू D अपॉन D डैश, और आप लिख सकते हो, और हो सकते हैं N इज इक्वल टू D बाय D डैश। कुछ लोग इसी फॉर्मूले को लिखते हैं, और N इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एफरेंट डेप्थ, ये फॉर्मूला। देखिए प्लीज इसको। एक टर्म लोग अक्सर यूज करते हैं इसको, जिसको बोलते हैं एपरेंट शिफ्ट। एपरेंट शिफ्ट का मतलब है कि ऑब्जेक्ट कितना शिफ्ट हो गया है डिफ्रैक्शन की वजह से, आई एम सॉरी डिफ्रैक्शन की वजह से। तो आप देखिए कि ऑब्जेक्ट की एक्चुअल पोजीशन जो है वो O पर है ऑब्जेक्ट, और लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से वो I पर शिफ्ट हुआ है, तो उसकी शिफ्ट जो है वो OI के इक्वल है, जिसको टर्म को बोलते हैं एपरेंट शिफ्ट। एपरेंट शिफ्ट, ठीक है। एपरेंट शिफ्ट यहां पर OI के इक्वल है, ठीक है। तो अब देखिए एपरेंट शिफ्ट जो है हम लोग बोल सकते हैं, बहुत ही क्लियर है। एपरेंट शिफ्ट जो है, एपरेंट शिफ्ट इक्वल टू होगा D माइनस D डैश। नाउ आप देखिए ध्यान से, हमने लिखा कि N इक्वल टू D बाई D डैश है, विच इंप्लाइज D डैश इज इक्वल टू होगा D अपॉन N। सो आप लिख सकते हैं एपरेंट शिफ्ट जो होगा, एपरेंट शिफ्ट होगा D माइनस D अपॉन N, और इसको सॉल्व करने पर ही मिलेगा D कॉमन ले लिया आपने, होगा 1 माइनस 1 अपॉन N। देखिए डेरिवेशन फिनिश हो गया है, पर इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको मालूम होने चाहिए वो लिख लीजिए। तो लिखते हैं नोट में आप लिखिए नंबर 1 आप लिखिए पॉइंट कि हम लोग को ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पे ऑब्जर्वर का, ये आपके लिए भी, आप लोग को हमको ध्यान रखना है ऑब्जर्वर जो है उसका मीडियम होता है N1, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो होता है सेकेंड मीडियम में, और लाइट जो है वो ट्रेवल करती है N2 से N1 में। लाइट की जो ट्रेवलिंग है, लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम N2 टू N1, N2 से N1। ये आप लोग नोट कर लीजिए, आपको थोड़ा काम करेगा एक बार। दूसरी बात आप देखिए ध्यान से, नंबर 2 जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो ये कि एक से ज्यादा मीडियम में हो सकते हैं, ठीक है। सुन सकते हैं फॉर 2 और मोर मीडियम्स, 2 और मोर मीडियम्स। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में 2 से ज्यादा मीडियम आ जाए, जैसे कि मान लीजिए ये 2-3 मीडियम हमने बना दिए, फिर है ना, आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, छोटे मोटे आपको मिल सकते हैं, बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं स्टेप करके, तो इनमें से कोई खास बात नहीं होगी। ये मीडियम नंबर 1 है, मीडियम नंबर 2 है, ये मीडियम नंबर 3 है। इसका रियल डेप्थ D1 हो गया, ये D2 हो गया, ये D3 हो गया,
इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 हो गई, n2 हो गई, n3 हो गई। तो ये 3 नहीं, 3, 4, 5 ज्यादा से भी मीडियम हो सकते हैं ना। तो फॉर 2 और मोर मीडियम आपको ध्यान रखना, इसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखें तो आप बोल सकते हो जो रियल डेप्थ होगी ऑब्वियसली सबका सम होगी d1 प्लस d2 प्लस d3 और इससे ज्यादा मीडियम है एंड सो ऑन, ठीक है। और इसी तरह से जो नेट अपरेंट डेप्थ होगी, जो नेट अपरेंट डेप्थ होगी, नेट अपरेंट डेप्थ जो होगी वो हम जब निकालेंगे तो ये अपरेंट डेप्थ की होगी बेटा d1 डैश प्लस d2 डैश एंड सो ऑन। इसको हम सॉल्व करेंगे तो देगा d1 बाय n1 प्लस d2 बाय n2 प्लस एंड सो ऑन। नोट करें प्लीज इसको। तो इसके हम लोग इंडिविजुअल क्वेश्चन करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये एनसीईआरटी टेक्स्ट में मेरे ख्याल से 9.3 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन की टैंक इज फिल्ड, टैंक इज फिल्ड विद वाटर। देखिए बेटा इसका क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता है। नंबर 1 उनके फॉर दी वाटर, सेम एक ही फॉर्मूला हमारे पास, n इक्वल टू रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ, राइट। इसको सॉल्व किया बेटा, रियल डेप्थ है 12.5 सेंटीमीटर और अपरेंट डेप्थ है 9.4, सॉल्व करो तो 1.3 आएगा ये आंसर। पार्ट 2, अब हमने क्या किया है कि वाटर को रिप्लेस कर दिया है एक लिक्विड से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.6 है। तो हम लिखते हैं फॉर दी लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63। देखिए फिर से फॉर्मूला यूज किया अपन ने, यूजिंग n इक्वल टू d बाई d डैश, रियल डेप्थ बाई अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ इक्वल टू d अपॉन n, रियल डेप्थ फिर से 12.5 सेंटीमीटर है। वाटर को हमने सेम हाइट तक फिल किया, लिक्विड को हमने सेम हाइट तक फिल किया, डिवाइडेड बाय 1.63 और इसको सॉल्व करने पर ये आता है 7.67 सेंटीमीटर। देखिए प्लीज, अब वो फोकस हो गया 7.6, तो कितना शिफ्ट करना पड़ा, तो हमने कहा मूव ऑफ माइक्रोस्कोप, तो सॉल्व करोगे तो मूव ऑफ माइक्रोस्कोप जो है वो हो गया आपका 9.4 माइनस 7.67, तो सॉल्व करते हैं 1.73 के आसपास आएगा सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक टेबल टॉप में हमने ग्लास टेबल रखा हुआ है जिसकी हाइट जो है मान लीजिए कि 15 सेंटीमीटर और यहां पर एक कोई जो है पेन रखी हुई है। एक ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है इसको, ये ऑब्जर्वर है और इस ऑब्जर्वर की जो हाइट है टेबल से वो 50 सेंटीमीटर है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो पेन की अपरेंट पोजीशन कितनी दिखाई देगी, उनको निकालना है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.5 की है। ये बहुत आसान है। अब उन्होंने सिर्फ ये बोला है क्वेश्चन में, आप ऐसे पढ़ लेना, मैं आपको बता देता हूं कि अगर हम लोग ये ग्लास पोजीशन को शिफ्ट कर दें तो क्या इसकी अपरेंट पोजीशन में फर्क पड़ेगा? इसका आंसर है नहीं। और दूसरी बात ध्यान रखना है कि आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 9.13 है शायद, ये क्वेश्चन नंबर है 9.16 है, 9.16 क्वेश्चन नंबर आप पढ़ लीजिएगा भाई। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9.16 आप उसको देखेंगे तो इसमें एक छोटी सी कंफ्यूजन नहीं हो सकती कि आपको ध्यान रखना है कि आपको ऑब्जर्वर का डिस्टेंस पेन से नहीं लेगा, ठीक है। लाइट का रिफ्लेक्शन जो है वो ग्लास स्लैब की वजह से हो रहा है जिसकी थिकनेस 15 सेंटीमीटर है, तो इसलिए हमको रियल डेप्थ जो है वो 15 सेंटीमीटर लेनी पड़ेगी और जाहिर सी बात है कि अपरेंट डेप्थ 10 आएगा, आप देखोगे तो उसकी जो शिफ्ट है वो 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। क्वेश्चन में कोई खास बात है नहीं, आप सुन लीजिए, देख लीजिए। अब मैंने लिख दिया तो एन इक्वल टू रियल डेप्थ अपरेंट डेप्थ, देखो अपरेंट डेप्थ इक्वल हो गया अपरेंट डेप्थ इक्वल टू रियल डेप्थ बाई एन, रियल डेप्थ 15, ये 1.5 रिफ्रैक्टिव में 10 सेंटीमीटर आ गया। तो इस पेन की जो पोजीशन है अपरेंट पोजीशन 10 सेंटीमीटर है
अगर आप बोलोगे कि एपरेंट शिफ्ट इसका कितना हो गया, सब लोग जानते हैं कि एपरेंट शिफ्ट जो है वो गया एक्चुअल डेप्थ माइनस एपरेंट डेप्थ, यानी कि हो गया आपका 5 सेंटीमीटर। तो एक्चुअली 5 सेंटीमीटर उठा हुआ दिखाई देगा, इसमें कोई खास बात नहीं है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बात है कि ऑब्जर्वर का जो डिस्टेंस पेन से वो 50 सेंटीमीटर है, और कई आपको एक कंफ्यूजन ना हो जाए कि आपको कुछ लोग उसको रियल डेप्थ को 50 सेंटीमीटर ले लेते हैं, तो वो हमको नहीं लेना है। आपको ध्यान रखना है कि यहां पर रिफ्रैक्शन का जो भी इफेक्ट है वो ग्लास स्लैब की वजह से हो रहा है, इसलिए ग्लास स्लैब की जो हाइट है, उसकी जो विड्थ है, वो एक्चुअली यहां पर रियल डेप्थ है, और एपरेंट डेप्थ जो है वो 10 सेंटीमीटर आएगा। दूसरी बात इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप पढ़ना प्लीज ध्यान से, कि अगर ग्लास स्लैब की लोकेशन को हम लोग थोड़ा चेंज कर दें, मान लीजिए यहां पर है तो इधर रख दें हम लोग, तो क्या इससे एपरेंट डेप्थ पर कोई फर्क पड़ेगा? तो आंसर है कि अगर हम स्लैब की पोजीशन को बदल भी दें तो एपरेंट उसकी जो एक्चुअल डेप्थ है 15 सेंटीमीटर, वो तो बदलने वाली नहीं है, इसलिए स्लैब की लोकेशन को बदल भी दे हम लोग तो हम लोग को ध्यान रखिए एपरेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। राइट, प्लीज नोट करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए कि एक कंटेनर की जो टैंक है या कंटेनर है उसकी हाइट 21 डिग्री है। देखो द हाइट, क्वेश्चन है प्लीज देख लो, द हाइट ऑफ ए कंटेनर, द हाइट ऑफ ए कंटेनर। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप सुनो मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूं। ये देखिए भैया हमारे पास एक कंटेनर, ठीक है, इस कंटेनर की हाइट कितनी है भाई? इस कंटेनर की हाइट है 21 सेंटीमीटर, ठीक। अब एक 21 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें अगर उन्होंने आधा पानी भर दिया, ठीक है, ये 21 सेंटीमीटर है, अब इसका आधा हो गया ना, तो अगर मैं आधा से भरा पानी, इसकी आधी हाइट तक पानी भरा, ऑफकोर्स ये 10.5 सेंटीमीटर ये हो गया, ये भी 10.5 सेंटीमीटर, तो होगा क्या कि हमने इसमें आधा पानी भर तो दिया, इसमें पानी भर दिया आधा हमने, ठीक है, लेकिन लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से ये जो 10.5 सेंटीमीटर है भरा हुआ, वो 10.5 सेंटीमीटर कम दिखेगा, हो सकता है वो 9 या 8 दिखाई दे, तो ऐसा लगेगा कि ये खाली सा 10.5 सेंटीमीटर है और भरा हुआ जो है वो 10.5 की बजाय 9 या 8 ऐसे कुछ दिखाई दे सकता है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से जो एपरेंट डेप्थ होती है वो रियल डेप्थ से कम होती है। तो हम लोग और पानी भरते हैं, क्योंकि एक्चुअली भरा तो आधा है पर लग रहा है कि आधे से कम भरा है, तो हमने इसको थोड़ा और ज्यादा हाइट तक मान लीजिए पानी को भर दिया। अब हमको नहीं मालूम कि कितने हाइट तक, मान लीजिए हमने जाहिर सी बात है 10.5 से तो ज्यादा ही होगी, h हाइट तक हमने इसको भर दिया लिक्विड को, वाटर हमने फिल किया, तो बाकी कितना बचा? बाकी बचा आपका 21 माइनस h। अब हमने पानी तो आधा से ज्यादा भरा है, पर लाइट के रिफ्लेक्टिंग की वजह से ये दिखता है कि आधा भरा हुआ आधा खाली है, यानी कि h जो है वो 21 माइनस h के इक्वल दिखता है, क्योंकि ये दोनों हाइट जो है ना वो इक्वल दिखाई दे रही है, लाइट के रिफ्लेक्टिंग की वजह से ये जो हाइट है वो इसकी इक्वल दिखाई दे रही है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसका मतलब है कि रियल हाइट तो h है, पर लाइट के रिफ्लेक्टिंग की वजह से वो 21 माइनस h के इक्वल अपीयर हो रही है, तो आप ये कह सकते हो कि रियल डेप्थ h है और एपरेंट डेप्थ जो है वो 21 माइनस h है। तो इसको बनाइए और उसका सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन लिख सकते हैं, आप लिख सकते हो, सपोज वाटर इज फिल्ड अप टू हाइट h, सपोज वाटर इज फिल्ड, सपोज वाटर इज फिल्ड अप टू height h, and due to refraction, it appears equal to 21 minus h. So real depth हो गई आपकी h and apparent depth हो गई आपकी 21 माइनस h, ठीक है भाई। अब हमारे पास सिंपल सा एक फॉर्मूला है जो हम लिख सकते हैं, नाम का फॉर्मूला है n इजिकल टू d बाई डी डैश, राइट। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर नहीं दिया है तो हमेशा याद रखना है हमको 4/3 देना चाहिए, तो हमने इसको लिखा भाई ये हो गया 4/3 इजिकल टू d मतलब h और अपरेंट डेप्थ मतलब 21 माइनस h लिखा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया हो गया 3h इजिकल टू 84 माइनस 4h, 4h के लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए,
7H इज इक्वल टू Hg4, H इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी वाटर को हमने 12 सेंटीमीटर तक फिल किया है। प्लीज नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्लीज आप बनाइए। क्वेश्चन नेक्स्ट शायद क्वेश्चन नंबर 4 ना, तो भैया इसमें एक हमारे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर की जो हाइट है, ये कंटेनर है, इसमें एक ऑब्जर्वर जो है पिन होल के थ्रू ये डिस्टेंस को देख रहे हैं, ये क्वेश्चन पे करेंगे, और ये एक नीडल है। यहां पर उन्होंने बनाया कि ये एक पिन होल है, जैसा कि क्वेश्चन में है आपको, ये एक ऑब्जर्वर, और ये जो कंटेनर जो है, इस कंटेनर की हाइट है 3h। इस कंटेनर की हाइट कितनी है? 3h। इस कंटेनर की हाइट है 3h क्वेश्चन में। इस कंटेनर का डायमीटर, इसका रेडियस h है, तो जाहिर सी बात है कि इसका डायमीटर जो है वो 2h होगा। इसके सरफेस पर एक स्मॉल पिन रखिए जिसकी हाइट h है, h, और एक ऑब्जर्वर जो है उसने अपने इसको आई पे प्लेस किया है कि उसको इस पिन का अपर एंड दिखाई देता है। अब क्वेश्चन है कि हमको कितनी हाइट तक इसमें लिक्विड, जब हम लोग एक लिक्विड भरते हैं अप टू हाइट ऑफ 2h, तो हमको इसका जो ऑब्जर्वर उसको उसका बॉटम एंड दिखाई देता है। तो हमको लिक्विड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालनी है। पहले डायग्राम बनाइए, फिर मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। क्वेश्चन ये बेटा, प्लीज क्वेश्चन लिखिए, डायग्राम बनाया पर यहां लिखाते हैं क्वेश्चन, थोड़ी वहां पर सॉल्व करें। क्वेश्चन है, एन ऑब्जर्वर कैन सी, एन ऑब्जर्वर कैन सी through a pinhole, see through a pinhole, the top end of a small pin of height h, placed at the bottom of the container, as shown in figure. The beaker height is 3h and radius is h. Radius is h. अब हमने क्या किया, इसमें लिक्विड भरा। क्वेश्चन है, a liquid is filled. Write down please. A liquid is filled up to height 2h. To make the lower end of the pin visible. Find the refractive index. Of the liquid. ये क्वेश्चन, अगर आप चाहें तो ऑप्शन लिख सकते हैं। ऑप्शन मान लीजिए, ये ऑप्शन नंबर है भैया √5/2, ऑप्शन बी √5/3, ऑप्शन सी √3/5, ऑप्शन डी इज √3। कुछ भी ऑप्शन लिख सकते हैं। तो अभी देखिए हम स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन, है ना। इसी बना नहीं, हम अलग से डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये डायग्राम जो है बेटा, ये लिक्विड के भरने से पहले है, जब ये पॉट खाली था
तब एक पेन होल्ड के थ्रू ऑब्जर्वर देखा तो उसको स्पिन की, जो पेन है ना भैया स्मॉल पेन जो लिखी है, पेन लिखा है कि क्या लिखा है भाई, ये स्पिन है भाई, और स्पिन की हाइट h है, तो उसको ऑब्जर्वर को पिन की अपर एंड दिखाई दे रही है, और अब हम जो इसमें लिक्विड भरेंगे तो उसको ये लोअर एंड इसको दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो देखिए हम लोग एक डायग्राम बनाते हैं इसी की जैसे, सेम बना देखिए, और जैसा इन्होंने बनाया वैसे अपन बना लेते हैं बेटा। ये अपन ने बनाया, यहाँ पे एक पिन रखी है ऐसे, ठीक है, और हमने इसमें लिक्विड भरा है 2 हाइट, कहां तक 2 हाइट तक। इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज और बता दूं, इस एंटी में देखो ध्यान से बेटे, तो ये हाइट कितनी होगी बेटा, ये 3h है, ये 3h है, ये कितना h है ना, तो जाहिर सी बात है ये 2h हो गया और ये 2h हो गया। अगर ये 2h है और ये 2h है तो ये राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया भैया ना, 2h 2h, तो जाहिर सी बात है दोनों एंगल होंगे 45 45, क्योंकि ये तो 90 हो गया, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, तो इसकी जरूरत पड़ेगी तो अपन लिखते हैं ये एंगल 45 है और ये भी 45 है, जरूरत पड़ेगी। अब हमने क्या किया है, इसमें लिक्विड को भरा है हमने अप टू हाइट 2h, जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया 2 हाइट तक जब लिक्विड भरा है तो आप देखिए क्या होगा भाई, ये जो रे ऑफ लाइट है ये तो भाई ऐसे आ रही है, लेकिन यहां से ये जो रे ऑफ लाइट है वो ऐसे पहुंच रही है ना बेटा, आई होप आप समझ रहे होंगे। ये जो रे ऑफ लाइट है इस लिक्विड के भरने से पहले ये रे ऑफ लाइट जो यहां से आ रही थी ना बेटा, इधर से मानो जिसकी हाइट ये पहले ऐसे आ रही थी जब हमने लिक्विड इसमें नहीं भरा था, और जब हमने लिक्विड भर दिया इसमें 2h हाइट तक तो ऑब्जर्वर जो है उसको ये लोअर एंड दिखाई देंगे, कि ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि लाइट लोअर एंड से चल के यहां पहुंचा, ठीक है, और हम लोग इसको यहां पर हमने इसको नॉर्मल ड्रॉ किया, ठीक है, ठीक। हम लोग सामान्य तौर पर जैसे बोल रहे हैं कि भाई फर्स्ट मीडियम को एंड में लेते हैं और उसको हम लोग N2 लेते हैं ना, जिस मीडियम में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते हैं उसको N2 लेते हैं। अब आप देखिए यहां पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया मान लीजिए I, और आप देखिए जैसे मैंने बताया भाई ध्यान से देखिए भाई, लिक्विड हमने भरा है 2h हाइट तक, टोटल हाइट कितनी थी भैया, कंटेनर की टोटल हाइट 3h है, अगर ये 2h है तो जाहिर सी बात है ये h होगा, ये एंगल कितना है 45 डिग्री है, अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये फिर से राइट एंगल आइसोसेलेस बन रहा है, और अगर ये एंगल 45 है तो ऑब्वियसली ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, यानी ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपको 45 मिल गया भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस को नहीं मालूम है, ठीक है, ठीक है। अब आप देखिए इसको हमने नॉर्मल को यहां से ड्रॉ किया, देखिए अगर ये h है, अगर ये h है बता, तो अब बताइए ये कितना होगा, ये भी तो h होगा कि नहीं, ये होगा h, देखिए ये राइट एंगल आइसोसेलेस बन रहा है, आइसोसेलेस में तो इक्वल एंगल, तो अपोजिट साइड भी इक्वल, तो ये h होगा, ये भी h होगा। अब ये टोटल हाइट कितनी है इसकी, ये टोटल जो डायमीटर है वो 2h है, अगर ये h है बेटा तो ऑब्वियसली ये भी h होगा ना, तो ये वाला ट्राइंगल देखिए, अब ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको, इसमें ये 2h हो गया और ये h हो गया, ठीक। अब अगर हम लोग इसमें पाइथागोरस यूज करें तो आप इस पाइथागोरस की वैल्यू निकाल सकते हैं, जब 2h का होल स्क्वायर 4h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर 5h स्क्वायर, और 5h स्क्वायर का हमने रूट लिया तो ये लेंथ आपको मिलने वाली है √5h। कोई दिक्कत, बनाइए डायग्राम को। अब हमने स्नेल्स लॉ लगाया तो हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ लाइट डबल करिए n2 से n1, तो हम लिख दिया n2 to 1, जिसका मतलब हो गया n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, राइट, और n2 साइन I इज इक्वल टू n1 साइन R, ठीक है भाई। n2 अननोन है, हमको नहीं मालूम, साइन I की वैल्यू पहले निकाली तो क्या परपेंडिकुलर यानी कि h और हाइपोटेन्यूज मतलब √5h, √5h हो गया। इसी तरह से n1 एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव 1 होता है, और साइन R साइन 45 हो गया, ठीक है, और h से h कट गया बेटा, लेफ्ट हैंड साइड में बचा n2 अपॉन √5 इज इक्वल टू साइन 45 मतलब हो गया 1/√2, therefore n2 इज इक्वल टू हो गया √5 अपॉन √2, और वी कैन से n2 इज इक्वल टू हो गया √5/2। यह आंसर है, प्लीज नोट करें क्या आंसर है।
देखिए एक क्वेश्चन और ये है, इसमें एक हमारे पास एक सिलेंड्रिकल वेसल है और इसमें भी एक ऑब्जर्वर जो है वो ऐसे आइस क्वेश्चन में सेट किया कि इसको उसका एक बॉटम ऐसे दिखाई दे रहा है। ये क्वेश्चन फिगर है, प्लीज बनाएंगे आप लोग। यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ठीक, और ये इसका सेंटर है और ये पॉइंट पी है। क्वेश्चन फिगर है, खाली होगी, ठीक है, ये ऑब्जर्वर है। तो हमारे पास एक कंटेनर है सिलेंड्रिकल, इसकी हाइट भी 30 सेंटीमीटर है और इसका डायमीटर भी 30 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये पॉइंट पी है 30 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन फिगर है, बनाइए। और क्वेश्चन है, देखिए, अ सिलेंड्रिकल वेसल, क्वेश्चन है अ सिलेंड्रिकल वेसल whose height and radius given। ये क्वेश्चन है, बच्चे लोग फटाफट लिखिए प्लीज। अब देखिए इसी में नहीं, फिर से हम नया डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको ध्यान रखे कि ये ओरिजिनल डायग्राम कैसा है। तो हम सोल्यूशन फिगर जो है ये बना देंगे। सोल्यूशन यहां से स्टार्ट कर दिया बेटे लोग ने, ये अपन ने इसके जैसे एक आइडेंटिकल डायग्राम बनाया और भैया देखो इसमें हम पानी भरने वाले हैं हम लोग, और हमको पानी इतना भरना है कि पॉइंट पी दिखने लगे। तो हमको नहीं मालूम कितने हाइट तक हमने पानी भरा, मानिए हाइट तक पानी भरा, ठीक है। अब ये पॉइंट पी यहां पर है, ठीक है, पार्टिकल पी यहां पर है। तो जैसे यहां पे एक चीज और देख लीजिए, पिछली बार की तरह ये 30 सेंटीमीटर है, ये भी 30 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियसली एंगल 45 डिग्री होगा, इसकी जरूरत पड़ सकती है। ये एंगल भी 45 डिग्री होगा ना, पानी भरने से पहले की बात है ये, जब सिलेंड्रिकल वेसल जो था वो एम्प्टी था। अब आप देखिए भाई क्या हो रहा है कि पहले तो भैया जो रे ऑफ लाइट थी वो इधर से आ रही थी, यहां से, लेकिन अब क्या हो रहा है कि जो रे ऑफ लाइट है वो इधर से आ रही है, क्योंकि अब क्या हो रहा है मालूम है, पानी भरने के बाद, बताइए क्या हो रहा है, पानी भरने के बाद पॉइंट पी दिखाई देने लगा है। तो जाहिर सी बात है कि रे ऑफ लाइट जो इधर से जाएगी और फिर ऑब्जर्वर को दिखेगी भाई। पहले तो नहीं दिख रही थी क्योंकि पहले तो पी थोड़ा कवर्ड हो गया था इधर से, है ना। अब पॉइंट ऐसे दिख रही है, ठीक। यहां पर अपन ने नॉर्मल ड्रॉ किया पिछली बार की तरह, ठीक है भाई। ये पानी है भाई, पानी में ये पिछली बार की N2, ये N1। आई एम श्योर आपको याद है ये एंगल 45 डिग्री, कितना बेटा 45 डिग्री है भैया। ये एंगल है 45 डिग्री, 45 डिग्री है। कहां तक लिक्विड भरा अपन ने नहीं मालूम, H तक, यही तो निकालना है। तो बाकी कितनी हाइट बची, 30 माइनस H बची भाई, ठीक। इस ट्राइंगल को देखिए, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 होगा, और ये 45 हो गया तो राइट एंगल आइसोसेलेस प्रिज्म हो गया, सॉरी ट्राइंगल हो गया। तो ये आइसोसेलेस प्रिज्म है, तो अगर से एंगल इक्वल है 45, अगर ये एंगल भी 45 हो गया तो ये एंगल कितना होगा, ये भी 45 हो जाएगा भाई। और दूसरी बात कि इस साइड की लेंथ हमको पता चल गई, ये 30 माइनस H होगा ना बेटा। आइसोसेलेस प्रिज्म में दो एंगल इक्वल, दो साइड्स इक्वल, 30 माइनस H। अब यहां देखिए भैया, यहां आगे देखो, हम लोग आगे आते बच्चे लोग, तो भैया ये देखो इसको अपन ने यहां पर ड्रॉ किया, ध्यान से देखिएगा। ये लेंथ कितनी हो गई, ये लेंथ हो गई 30 माइनस H हो गई। ये जो पेन है ये सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे रखा गया, तो सेंटर से टोटल डिस्टेंस 15 है, सेंटर से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना हुआ, ये डिस्टेंस हो गया आपका 10 हो गया भैया, ठीक है। ये लेंथ कितनी बची, ये बची x भी निकाला जा सकता है। ये टोटल कितना है, अरे टोटल 30 है भाई, 30 वो लिखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर है। तो देखिए 10 प्लस x प्लस 30 माइनस H इज इक्वल टू 30 से 30 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू मिला आपके पास, h को इधर लेके आया, h माइनस 10। अभी इसकी जरूरत नहीं है बाद में, यानी कि आपको ये मिल गया h माइनस 10, ये वाली साइड, ये h माइनस 10 मिल गया। और ये लेंथ जो मिली हमको, ये मिली है h। ये एंगल है एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ठीक। अब सबसे पहले हम लोग पिछली बार की तरह लगाते हैं स्नेल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू या
अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। बोलिए भाई, लाइट ट्रेवल कर रही है n2 से n1, n2 to 1, n1 अपॉन n2 is equal to sin I upon sin R. Therefore, n2 sin I is equal to n1 sin R. n1 इस बार बोल रहे हैं भैया वाटर है, तो ठीक है भैया, वाटर का रिफ्लेक्टिव नहीं दिया है तो 4/3 लिखना है बिल्कुल। रही बात साइन आई की, तो भैया साइन आई की वैल्यू यहां से हो गई, हो गया भाई साइन आई। देखते हैं n1 एयर है, 1 हो गया, साइन 45 पिछले बार साइन 45 हो गया, 4/3 साइन आई इक्वल टू हो गया 1/√2 हो गया भैया, ठीक है। और देयरफॉर साइन आई इज इक्वल टू हो गया 3/4√2। यस, 4 इक्वेशन बचा। अब हमको साइन आई की वैल्यू इस ट्राइंगल से भी मिल सकती है। ये ट्राइंगल आप देखिए ध्यान से, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये ट्राइंगल देखिए, दिख रहा होंगे आपको, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको देखिए ध्यान से, ये ट्राइंगल, इसमें परपेंडिकुलर और ये बेस, अगर परपेंडिकुलर बेस मामले में तो हाइपोटेन्यूज भी निकाला जा सकता है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम है। देखिए ना, हाइपोटेन्यूज आएगा, इसको निकालेंगे अपन तो जगह रूट के अंदर आएगा h माइनस टेन स्क्वायर प्लस h स्क्वायर आएगा, है ना, और उससे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सकता है। तो हम लोग एक काम कर रहे हैं, ध्यान रखना, आप देखिए ध्यान से, इसको देखो इक्वेशन को, इसी के हिसाब से अगर हम बोले कि भैया ये जो ट्राइंगल है ना फिर से बनाया ये वाला हमने, ये आई है, और अगर साइन आई की वैल्यू इतनी है तो भैया परपेंडिकुलर 3 हो गया और हाइपोटेन्यूज हो गया 4, और अगर ऐसा है तो ये लेंथ निकाली जा सकती है बेस, जो होगी 4√2 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 16, 32, 32 माइनस 9, 23, तो ये हाइट है ये √23 आएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं मालूम है बच्चों, क्योंकि हम लोग tan i निकालेंगे। अगर आप इस ट्राइंगल से sin i निकालोगे ना, आप करके देखना घर में फुर्सत में, तो आपको ना काफी ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, लंबी कहानी हो जाएगी। इसलिए हम लोग यहाँ से tan i ले रहे हैं, देखिए ध्यान से, तो उस ट्राइंगल से हम लोग tan i की वैल्यू लेंगे, tan i की 2 वैल्यू मिल सकती है आपको, tan i की हो जाएगा। इस ट्राइंगल से tan i की वैल्यू लेंगे तो ये होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, h/10 डिवाइडेड बाय h इज इक्वल टू यहां से निकाला अपन ने परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/√23। पता नहीं भैया बोर्ड में आ रहा है कि नहीं, दिख रहा है, यस आ रहा है, ठीक है। अपन इसको सॉल्व किया है, तो सॉल्व करते हैं बच्चे लोग, बस अब तो आ ही जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए, h/h इज 1 माइनस 10 अपॉन h इज इक्वल टू 3/2√23। कितना था भैया, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन इस √23 है भाई, सॉरी यार, ठीक है, क्योंकि √23 और 1 माइनस 3/√23 इज इक्वल टू 10/h, और एलसीएम ले लिया अपन ने √23 तो गया √23 माइनस 3 इक्वल टू 10/h। देयरफॉर h इज इक्वल टू, बोलो भैया कितना आ गया, h इक्वल टू आएगा 10√23 डिवाइडेड बाय √23 माइनस 3, ये आंसर है। आप इसको सॉल्व करो भाई, जैसे भी रेशनलाइज करके करते हैं सॉल्व, h की वैल्यू जो है सॉल्व करके देखिएगा 26.7 सेंटीमीटर आता है, ठीक। और साइन आई से भी करके देखना तो वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, ठीक है। तो रियल एंड एप्रेंट इस क्वेश्चन को, इतने क्वेश्चन को आप कर लीजिए, तो मुझे उम्मीद है, मुझे उम्मीद नहीं मुझे यकीन है कि आपको इसके जैसे सिमिलर क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ज्यादा तो आज के लेक्चर इतने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।